हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स ट्यूटोरियल की सीरीज़ में ये अलजेब्रा की बुक हॉल एंड नाइट के फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ रेशियो का पार्ट 4 है। पिछले पार्ट्स में हमने आर्टिकल नंबर 13 तक के सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लिया था और आज हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट को देखने वाले हैं जिसमें हम आर्टिकल नंबर 14 से 17 तक के सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 14 से, जिसमें हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम बताया गया है। इफ़ a1 by b1, a2 by b2, a3 by b3 up to an by bn be unequal fractions of which the denominators are all of same signs, then the fraction a1 plus a2 plus a3 plus up to an divided by b1 plus b2 plus b3 up to bn lies in a magnitude between the greatest and the least of them. हमें इस पॉइंट में अनइक्वल फ्रैक्शंस के बारे में बताया गया है। पिछले पार्ट्स में हमने इक्वल फ्रैक्शन के एप्लीकेशंस को समझ लिया था। इस आर्टिकल में हम अनइक्वल फ्रैक्शंस के एक एप्लीकेशन को समझने वाले हैं। तो अगर हमारे पास कुछ अनइक्वल फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, अब ऑब्वियस सा बात है, अगर हमारे पास अनइक्वल फ्रैक्शंस दिए हुए हैं तो कोई एक इनमें से फ्रैक्शन तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगा और कोई एक सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगा। एक ऐसा फ्रैक्शन जो इन सारे फ्रैक्शन के एंटीसीडेंट्स का समेशन हो डिवाइडेड बाय सारे कंसिक्वेंट्स का समेशन हो, ठीक है, वैसा रेशियो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन से बड़ा होगा और सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन से छोटा होगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। इस पॉइंट में यही बताया गया है। कैसे? तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि a1 by b1 जो है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन है, हमने एज्यूम कर लिया, और an by bn सबसे ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन एज्यूम कर लिया। तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें ये पॉइंट बताया गया। मैथमेटिकली हम उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज a1 by b1 इज लेस देन द रेशियो विच इज इक्वल टू द समेशन ऑफ द एंटीसीडेंट्स ऑफ ऑल द unequal fractions divided by summation of all the consequents of the unequal fractions will be less than an by bn. now इसके प्रूफ को समझते हैं। बहुत ही इजी प्रूफ है। a1 by b1 को हमने सबसे लीस्ट फ्रैक्शन मान लिया और इस लीस्ट फ्रैक्शन को k के इक्वल मान लिया, therefore we get the value of a1 as k times b1. now a1 by b1 तो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है जिसका वैल्यू हमने k मान लिया है, तो बाकी सारे फ्रैक्शन तो ऑटोमेटिकली k से ग्रेटर ही होंगे, बाकी सारे फ्रैक्शंस बड़े हो जाएंगे k से। तो हम सारे एंटीसीडेंट्स मतलब a2 a3 अप टू an के वैल्यूज़ को k के टर्म्स में लिख लिया हमने और इन सारे एंटीसीडेंट्स को हमने ऐड कर दिया। तो ऐड करने पर हम ये देखेंगे कि सारे एंटीसीडेंट्स का समेशन भी सारे कंसिक्वेंट्स से बड़ा होगा, दैट इज a2 plus a3 plus up to an is greater than k times b2 plus b3 plus up to bn. नाउ इस रिजल्ट में हम बोथ साइड्स a1 का एडिशन भी कर देते हैं। तो एडिंग a1 टू बोथ साइड्स, नाउ a1 इज इक्वल टू k टाइम्स b1, तो राइट हैंड साइड में हमने a1 के वैल्यू की जगह k टाइम्स b1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो bn टाइम्स k, और इसको हमने एक साथ लिख दिया यहाँ पर। तो a1 plus a2 plus up 3 plus a3 plus up to an is greater than k times b1 plus b2 plus b3 up to bn. now एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कंडीशन हम बोल सकते हैं दिया हुआ था कि ऑफ विच द डिनोमिनेटर्स आर ऑल ऑफ द सेम साइंस, मतलब सारे के डिनोमिनेटर्स सेम साइन के होने चाहिए, या तो b1 b2 b3 अप टू bn सारे का साइन पॉजिटिव हो या तो सारे का साइन नेगेटिव हो। ऐसा क्यों? क्योंकि लास्ट में जो हमारे पास रिजल्ट आया है उसके दोनों साइड्स दैट इज लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस अप टू bn का डिवीज़न करेंगे। तो अगर b1 प्लस b2 प्लस b3 इन सारे का साइन सेम नहीं होगा तो हम ये नहीं पता लगा पाएंगे कि इन सारे का समेशन का साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। और उस केस में अगर हम डिवीजन करेंगे उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, तो इन इक्वलिटी का साइन क्या रखना है ये हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। देयरफॉर ये थ्योरम में पहले से दिया हुआ है कि b1 प्लस b1 b2 b3 सारे डिनोमिनेटर्स का साइन सेम है, क्योंकि उस केस में
दोनों साइड हम b1 प्लस b2 प्लस b3 मतलब सम ऑफ ऑल द कंसिक्वेंट्स का डिवीजन करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, और इस केस में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो k से बड़ा होगा। तो हमने ये देख लिया कि ये जो फ्रैक्शन है ये सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन से तो बड़ा होगा। सिमिलरली हम ए एन बाई बी एन को ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन मान के सेम रिजल्ट प्रूव कर सकते हैं। हम आर्टिकल नंबर 15 को समझते हैं। इस आर्टिकल में हमें आर्टिकल नंबर 12 के एक एप्लीकेशन के बारे में बताया गया है। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ x बाई बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू वाई बाई सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू जेड बाई ए प्लस बी माइनस सी, देन हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू x टाइम्स y प्लस जेड प्लस वाई टाइम्स जेड प्लस एक्स प्लस जेड टाइम्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो ये रिजल्ट हमें प्रूव करना है और ये गिवन कंडीशन दिया हुआ है हमारे पास, और इसे प्रूव करना है आर्टिकल नंबर 12 के हेल्प से। तो आर्टिकल नंबर 12 में हमारे पास एक थ्योरम दिया हुआ था जो कि ये बताता है कि अगर हमारे पास दो या दो से अधिक इक्वल फ्रैक्शंस हैं तो वो सारे इक्वल फ्रैक्शंस इस फ्रैक्शन के इक्वल होते हैं। दैट इज ऑल द इक्वल फ्रैक्शंस आर इक्वल टू p टाइम्स a to the power n plus q times c to the power n plus r times e to the power n divided by p times b to the power n plus q times d to the power n plus r times f to the power n plus up to जितने भी इक्वल रेशियोज दिए होंगे और उन सारे का पावर 1 बाई n। तो कैसे हम इस रिजल्ट का यूज करके इस रिजल्ट को प्रूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन कंडीशन, ये हम देखते हैं। सो हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है। नाउ आर्टिकल नंबर 12 का जो ये थ्योरम है इसमें p, q, r और n कोई भी रियल क्वांटिटी हो सकते हैं। सो अगर यदि हम p का वैल्यू q और r और n सारे का वैल्यूज 1 सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा कि a बाई बी इक्वल्स सी बाई डी इक्वल्स ई बाई एफ इज इक्वल टू इन सारे के एंटीसीडेंट्स का समीशन डिवाइडेड बाई सारे के कंसिक्वेंट्स का समीशन। दैट इज p और n का वैल्यू, q और n का वैल्यू, r और n का वैल्यू, सारे का वैल्यूज तो 1 हमने मान लिया है ना। दैट इज a प्लस सी प्लस ई, दैट इज a प्लस सी प्लस ई डिवाइडेड बाई b प्लस d प्लस ई, ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा। सिमिलरली अगर हम इस गिवन कंडीशन में हम यही थ्योरम अप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट कुछ ऐसा आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई b प्लस सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस सी, इन सारे कंसिक्वेंट्स का भी समेशन करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, क्योंकि एक c से कैंसिल हो जाएगा, एक b से कैंसिल हो जाएगा और एक a से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ एक ही a, b और c बचेंगे समेशन के टर्म्स में। सो ये जो रेशियो आया वो इन सारे गिवन रेशियोज के इक्वल होंगे। नाउ अब हमें प्रूव क्या करना है, इस रिजल्ट को देखते हुए एक छोटा सा स्टेप आगे बढ़ेंगे। दैट इज हम क्या करेंगे, जो गिवन रेशियोज है हमारे पास उसके एंटीसीडेंट में और कंसिक्वेंट में y प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और x प्लस वाई का मल्टीप्लीकेशन करेंगे उसके एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट में। x के साथ y प्लस जेड वाले टर्म का मल्टीप्लीकेशन करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। सिमिलरली y वाले टर्म में हम z प्लस एक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे और z वाले टर्म्स में हम x प्लस वाई का मल्टीप्लीकेशन करेंगे उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास कुछ ये रिजल्ट आ जाएगा विच इज अगेन इक्वल टू दिस रेशियो व्हेन वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ p, q, r एंड n इक्वल टू 1। नाउ ये सारे रेशियोज इन सारे रेशियोज के भी इक्वल है। देयरफॉर ये जो रेशियो है हमारे पास जिसको हमने फर्स्ट स्टेप में फाइंड किया है वो इस रेशियो की इक्वल होगा।
So from both these steps we get the result as x plus y plus z over a plus b plus c is equal to x times y plus z plus y times z plus x plus z times x by x plus y divided by 2 times ax plus by plus cz. Now article number 16 को समझते हैं. So if we have two equations containing three unknown quantities in the first degree such as a1x plus b1y plus c1z equals 0 and a2x plus b2y plus c2z equals 0, then we cannot solve these equations completely. सही है, क्योंकि अगर हमारे पास दो इक्वेशंस दिए हुए हैं और तीन वेरिएबल्स हैं तो वैसे दो इक्वेशन से तो हम तीन वेरिएबल्स का वैल्यूज़ नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि जो मिनिमम कंडीशन होना चाहिए वो नंबर ऑफ इक्वेशंस मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स होना चाहिए. लेकिन यहाँ पर वेरिएबल्स ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है. सो तीनों वेरिएबल्स को तो हम कम्प्लीटली नहीं सॉल्व कर सकते हैं, बट बाय राइटिंग इन द फॉर्म, लेकिन हम उसे इस फॉर्म में लिख करके, दैट इज हम दोनों इक्वेशन को z से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा a1 टाइम्स एक्स बाई जेड प्लस b1 टाइम्स y बाई जेड प्लस c1 इक्वल्स 0 एंड a2 टाइम्स एक्स बाई जेड प्लस b2 टाइम्स y बाई जेड प्लस c2 इक्वल्स 0. तो ये दो इक्वेशंस आ जाएंगे हमारे पास. अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और अगर यदि हम इस x बाई जेड और y बाई जेड इनको एक एक वेरिएबल ट्रीट करें, मतलब x बाई जेड एक वेरिएबल हो गया और y बाई जेड एक वेरिएबल हो गया, तो हम इन दो वेरिएबल के तो वैल्यूज निकाल सकते हैं. तो जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x बाई जेड का वैल्यू ये आ जाता है b1c2 माइनस b2c1 डिवाइड बाई a1b2 माइनस a2b1. सिमिलरली y बाई जेड का वैल्यू आ जाता है c1a2 माइनस c2a1 डिवाइड बाई a1b2 माइनस a2b1. नाउ तो इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि हम कंप्लीटली x, y और z तीनों वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस तो नहीं फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वी कैन फाइंड द रेशियो बिटवीन द थ्री अननोन्स, दैट इज x इज टू y इज टू z. हम इन तीनों अननोन क्वांटिटीज वेरिएबल्स के रेशियो को फाइंड कर सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू x ओवर b1c2 माइनस b2c1 इक्वल्स y ओवर c1a2 माइनस c2a1 इक्वल्स z टाइम्स a1b2 माइनस a2b1. तो कैसे निकाला हमने ये? एक तरीका तो ये है कि फर्स्ट इक्वेशन से हमने किसी एक वेरिएबल के टर्म्स में दूसरे वेरिएबल को लिख दिया और उस इक्वेशन में से दूसरे इक्वेशन में उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो हमारे पास x बाई जेड और y बाई जेड का सोल्यूशन आ जाएगा. लेकिन एक और तरीका है जिसके हेल्प से हम x, y और z के कोफिशिएंट्स को फाइंड कर सकते हैं. तो उसके लिए हमें इन दोनों इक्वेशंस के जो कोफिशिएंट है x, y, z के, उनको कुछ इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा. x के नीचे x वाले कोफिशिएंट्स को और y के नीचे y वाले कोफिशिएंट्स को और z के नीचे z वाले कोफिशिएंट्स को. सो अब अगर हमें x के कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, x के जो भी कोफिशिएंट्स है उसको कवर कर लेंगे. नाउ y के कोरस्पॉन्डिंग जो भी कोफिशिएंट्स है और z के कोरस्पॉन्डिंग जो भी कोफिशिएंट्स है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे. दैट इज b1c2 माइनस ऑफ b2c1. तो ये जो कोफिशिएंट आएगा वो x का कोफिशिएंट आएगा. हम यहाँ देख सकते हैं x का जो कोफिशिएंट है वो b1c2 माइनस b2c1 ही है. सिमिलरली अगर हमें y का कोफिशिएंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, y के जो कोफिशिएंट्स है उसको कवर कर लेंगे और z के कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स को x के कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज विल मल्टीप्लाई c1 बाई a2 एंड देन विल सब्ट्रैक्ट टू a1 टाइम्स c2. सो हमारे पास जो y का कोफिशिएंट आएगा वो आएगा c1a2 माइनस a1c2, जो कि ऑब्वियस है, हमने पहले ही देखा है. सिमिलरली अगर हमें z का कोफिशिएंट निकालना है तो z वाले कोफिशिएंट्स को z के करस्पॉन्डिंग जो ओरिजिनल कोफिशिएंट्स दे रखे हैं इक्वेशन में उनको कवर करेंगे
और जो x और y के corresponding जो कोफिशिएंट्स है उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज a1 b2, और सब्ट्रैक्ट करेंगे a2 b1, तो z के कोफिशिएंट हमारे पास आ जाएंगे। और इस रूल को हम बोलते हैं रूल ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हम इस पार्ट के और इस पूरे चैप्टर के लास्ट आर्टिकल को समझने वाले हैं, आर्टिकल नंबर 17। ये आर्टिकल नंबर 16 ही है। ये बोलता है अगर हम आर्टिकल नंबर 16 में z का वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास जो दो इक्वेशंस आएंगे वो आएंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0। z का वैल्यू तो हमने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो z के बदले 1। सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स 0। तो ये दो इक्वेशंस आएंगे हमारे पास। तो इन दो इक्वेशंस में दो ही वेरिएबल्स हैं हमारे पास, तो ऑब्वियसली हम x और y की वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो z का वैल्यू तो हमने 1 माना है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास ये सॉल्यूशन आएगा, उसमें भी हम z का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिमिलरली हमें इसी इक्वेशन से x का वैल्यू मिल जाएगा और y का वैल्यू भी मिल जाएगा। सो आर्टिकल नंबर 17 says that any two simultaneous equations involving two unknown quantities in the first degree may be solved by the rule of cross multiplication. If you really think you learned something, then like my video, subscribe my channel for more videos, share this with your friends, and thanks for watching.